हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का आज 24 फरवरी है और आज ही आपका हिंदी का पेपर है। आप सभी को ये जितने भी प्रश्न कराएंगे, वायरल प्रश्न कराएंगे, इन सभी प्रश्नों को देख के आप बोर्ड के एग्जाम में चले जाइएगा। इसी प्रकार से सब पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कई पेपर का सॉल्यूशन बहुत कम समय में करा देंगे। इसको एक बार सिर्फ देख लीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, ये पेपर का सेट है। पहले पेपर में आपको कुछ चीज़ें बता देते, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ट्रिक भी साथ में बताएंगे, गद्यांश पद्यांश पहचानने का ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, इसको देख के जाइएगा कि आप गद्यांश पद्यांश को देख के कैसे उसका पहचान करेंगे, इसके पाठ का नाम, इसके लेखक का नाम क्या है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का और आपका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। यहाँ पे इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। साथ में इसमें क्या है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होगा, खंड अ और खंड ब होगा, ठीक है। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उत्तर को OMR उत्तर पत्रिका पर ही देना है, यानी OMR सीट भरने है आपको। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर दीजिए। OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, न इरेजर न व्हाइटनर, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आपका रहता है। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे आपके, और खंड ब के सभी प्रश्नों को उत्तर एक ही साथ ही देना है आपको। समझ में आ गया ना। तो ये था आपका कुछ सामान्य निर्देश। अब यहाँ देखिए, खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्नों को बता देते हैं। बहुत कम समय में बताएंगे, सिर्फ आप एक बार इसका क्या करना है आपको कि इसका रिवीजन करके ही जाना है आपको, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो क्या है, चंद्रगुप्त एक नाटक है, तो इसको आप याद कीजिए। अगला देखिए आपका है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला देखिए, शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। तो शुक्लोत्तर युगीन जो उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं, इसके लेखक हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक नहीं, अंधेरा नगरी जो होता है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा नहीं गया है। जबकि जयशंकर प्रसाद ने अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, इन तीनों को लिखा था। तो इसको जरूर याद रख के जाइए, पेपर में बहुत पूछता है कि अजात शत्रु किसके द्वारा लिखा गया है, ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है, स्कंदगुप्त किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि है भिखारी दास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न का रिवीजन कीजिए आप लोग। पद महाभरण के रचयिता कौन है। पद महाभरण के जो रचयिता है पद्माकर जी हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद भी कर सकते हैं, पद्म यहाँ भी दिया है, यहाँ भी, तीन दोनों से रिलेट करके इसको याद करना आसान हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रयोगवादी कवि है। तो प्रयोगवादी जो कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आप याद कर लीजिए। अगला है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। तो आंगन के पार द्वार के जो रचयिता है अज्ञेय जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, आपका शोक होता है। तो आप याद रखिए कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक याद रखना है। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में आपका रूपक अलंकार होता है। तो इसे याद रखिएगा कि चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो इसे याद रखिएगा। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें क्या है, अभी है। उपसर्ग का मतलब होता है कि इसके प्रारंभ में कौन सा शब्द जुड़ा है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, अभ्यागत में अभी क्या है, इसका उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला है नील कमल में समास कौन सा है, तो नील कमल में आपका कर्मधारय समास है, इसे जरूर याद रखिएगा कि नीला है कमल, तो इस तरह याद रख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, नील कमल में समास जो होता है कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न देखिए, योगी शब्द का तद्भव आपको बताना है कि योगी शब्द का तद्भव क्या होता है, जोगी होता है। योगी का आप याद रखिएगा जोगी। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप कि युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप आपको बताना है कि युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न याद रखिएगा कि भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। देखिए आप भाववाच्य हुआ, कर्तृवाच्य हुआ और कर्मवाच्य हुआ, इसे याद रख के जरूर जाइएगा, पेपर में 100% आएगा। देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होता है, जबकि भाववाच्य में भाव की प्रधानता देगा या इसके अलावा क्रिया की प्रधानता देगा, तो आप क्रिया की प्रधानता लगाइएगा। अगला है अविकारी शब्द है इसमें से, तो अविकारी शब्द में आपका यथासंभव जो होता है अविकारी शब्द होता है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए खंड ब में आपको सिर्फ केवल ट्रिक बताएंगे। ट्रिक में आपको क्या बताएंगे, पाठ का नाम और लेखक का नाम कैसे पहचान करेंगे आप, बस यही आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसलिए कि अब लास्ट समय चल रहा है तो आपको पूरा व्याख्या करके पढ़ाना नहीं उचित है, आपको सिर्फ ट्रिक बता देंगे कि देख के आप पहचान कर सकते हैं पाठ का नाम। देखिए इसमें क्या होता है कि एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। तो देखिए इस प्रकार से गद्यांश देखा तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब शब्द में आपको कुसंग शब्द मिल जाएगा या इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया है युवा पुरुष की संगति, संगति मतलब होता है मित्रता, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से। तो इसके लेखक कौन हुए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। कौन हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, लिख देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसको याद रखिएगा, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि इसके पाठ का नाम क्या है, तो मित्रता है, और किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो इस पर संदर्भ पूछेगा तो आसानी से लिख देंगे, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ होता है, तो दृढ़ बाहु मजबूत बाहु होता है, तो इसे याद रखिएगा। कई बार ये पेपर आपको कराया जा चुका है, तो इसमें आपको केवल ट्रिक बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि अथवा में दिया है, तो अथवा दोनों में से एक का ही आपको जवाब देना है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए इसमें भी आपसे पूछता है, ये भी 6 नंबर का आपका पेपर में रहता है कि एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपका लिखा मिलेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। जब ध्यान से पढ़ते हुए आएंगे यहाँ पे रसखानी, तो यहाँ से रसखानी से याद रखिएगा रसखान जी ने लिखा है। तो देखिए इससे तो आपको पता चल जाएगा रसखान जी ने लिखा है। इसके अलावा आपको ना इसमें यदि कभी सूर शब्द मिल जाए, ये देखिए पहचान बता रहे हैं, यदि सूर शब्द मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये किस पाठ से लिया गया, सूर सागर पाठ से लिया गया, सूर सागर। और इसके लेखक का नाम सूरदास जी, याद रखिएगा। क्या याद रखना है, सूरदास। यदि इसको पढ़ते समय कहीं पे सूर शब्द मिल जाएगा, यहाँ पे रसखान मिला है तो रसखान को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे भी आपसे 3 प्रश्न पूछता है, संदर्भ पूछता है, ये सब पूछता है, देख लीजिएगा आप। यहाँ पे अथवा में देता है, तो दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना है। अगला 23 नंबर का प्रश्न है कि आपका संस्कृत देता है, इसमें भी एक का ही संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना रहता है। देखिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद यदि आपको वाराणसी मिल जाते हैं, वाराणसी, तो इसका मतलब इसके पाठ का नाम क्या हो जाएगा, वाराणसी होगा। क्या हो जाएगा, वाराणसी। बस यही शब्द याद रखिएगा इसमें, यानी कि इसका संदर्भ लिखते समय आप आसानी से इसको संदर्भ लिख सकते हैं कि वाराणसी पाठ का नाम आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे वाराणसी शब्द लिखा रहेगा तो इससे आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों में से एक ही करना, अर्थात इसमें से पाठ का नाम आप तो पहचान कर लेते, संदर्भ लिख ही लेंगे। अब देखिए इसके अलावा इसमें आ जाइए 24 नंबर के प्रश्न में, श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। इसमें से किसी एक का ही अनुवाद करना है। देखिए आप कुछ भी ना समझ में आए तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि संदर्भ लिखते समय जीवन सूत्राणी लिख दीजिएगा, जीवन सूत्राणी। यदि पाठ का नाम आप पहचान लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पहचानेंगे तो हमेशा क्या याद रखेंगे, जीवन सूत्राणी। तो उसमें जीवन सूत्राणी पाठ का नाम से आप लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो आप किसी में जैसे यही लिखा है तो इसी में आप जीवन सूत्राणी पाठ का नाम लिख सकते हैं, तो इस तरह आप लिखिएगा। ये देखिए आपको तो कई बार बताया गया है, आपको याद हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं।
देखिए इन सब का तो पहचान इनका तो अब ट्रिक बता ही दिए कि हिंदी में बिना पढ़े आप कैसे पास होते हैं, उस वीडियो को देखे होंगे तो आप जान गए होंगे। तो अब यहाँ पे चलिए गद्यांश पद्यांश जो पहचानने का ट्रिक था आपको बता दिए हैं। चलिए अब अगला पेपर आपको कराते हैं। अगले पेपर में देखिए सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है डीई, जिसमें हिंदी के सभी प्रश्न है। ये इसके कुछ निर्देश है जो आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे चलिए सीधे आप कहाँ पे चलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों पे चलते हैं, इसलिए कि आपका समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास समय नहीं रह गया है अब, ठीक है। सिर्फ 2-3 घंटा आपके पास समय, इसके बाद आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को देख के ही चले जाइए। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो किसके लेखक हैं, तो भारतेंदु युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों का देवता जो है रचना है, एक उपन्यास है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो हंस पत्रिका के जो संपादक है मुंशी प्रेमचंद्र जी है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पे देखिए सभी प्रश्नों को हम फास्ट रिवीजन की तरह देख लीजिए। कलम का सिपाही विधा है। तो कलम का सिपाही जो विधा क्या है, एक जीवनी है। क्या है, कलम का सिपाही एक जीवनी है। अगला लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो लहरों के राजहंस के लेखक जो है मोहन राकेश हैं। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं एक कवि हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ बी हम बता दें, यहाँ बी नहीं होगा, एक कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक कवि हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है आकाशदीप के लेखक कौन है। तो आकाशदीप के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न आप, मौला आंचल के रचनाकार हैं, यानी कि मैला जो आंचल है इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। तो केशव दास जो काव्य धारक कवि हैं, किस काव्य धारक कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो केशव दास की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, करुण रस का अस्थाई भाव होता है। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता परियो प्रभात। देखिए यहाँ पे मनो दे दिया, जब जनु जानो मनु मनो इस तरह कुछ शब्द देता है, इन शब्दों को देख के आप पहचान कर सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल टोटल 4 चरण होते हैं। तो सोरठा पूछे या रोला पूछे, दोनों में 4 चरण ही होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें क्या प्रयोग किया गया, अधि शब्द का। उपसर्ग का मतलब होता है कोई शब्द दिया उसके प्रारंभ में क्या जुड़ा है, तो अधि जुड़ा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तिरंगा में कौन सा समास होता है। तो देखिए जब आपको स्टार्टिंग में कोई संख्या मिल जाए, जैसे तिरंगा मतलब 3 हो गया ना, 3 रंगों को समूह, यानी 3 हो गया, 3 एक संख्या है, जहाँ पे संख्या आ जाएगा वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। देखिए आधा त, आधा ल, आधा व इस तरह मिलता है तो हमेशा यड़ संधि होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा आधा जैसे त लिखा है ना, उस तरह यदि आता है आधा ल आधा त इस प्रकार से, तो वहां पे यड़ संधि होता है। अगला प्रश्न है, खीर का तत्सम रूप होता है। खीर का तत्सम रूप क्षीर होता है। तो इसे याद रखिए, खीर का क्या होता है, क्षीर होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि नद्य शब्द का वचन और विभक्ति बताना है। तो देखिए इसमें जो विभक्ति होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए कि हरिष्यता धातु का वचन एवं पुरुष बताना है कि इसमें कौन सा वचन एवं कौन सा पुरुष है। तो इसमें आपका द्विवचन मध्यम पुरुष होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। हस्यथा धातु का वचन एवं पुरुष के रूप में द्विवचन मध्यम पुरुष है।
अब देखिए खंड ब में आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे पाठ का नाम आपको पता करना है। बहुत सिंपल सा होता है। देखिए आपके सामने ऐसे प्रश्न पूछेगा, बार बार यही बताने वाले हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे इसको पढ़ेंगे तो आपको शब्द स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा मित्रता। जब भी आपको मित्रता मिल जाए, कुसंग मिल जाए, इस तरह शब्द मिलता है तो तुरंत आप पहचान कर लीजिएगा कि आपका मित्रता नामक पाठ है। मित्रता नामक पाठ है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है लेखक का नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो आप ऐसे जरूर याद रखिएगा। तो कौन है? मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लेखक का नाम हो गया। यह ट्रिक से आप पहचान लीजिएगा। देखिए फिर इसके बाद आपसे प्रश्न पूछता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए ये प्रश्न आपको कई बार कराया जा चुका है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए आपको ट्रिक बताते हैं ना, हम आपको सिर्फ ट्रिक बताने वाले हैं। चलिए अगले गद्यांश पे चलते हैं। देखिए अगला वाला है कि जब इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा सूरदास। आपको बताएं कि जब सूर मिल जाए, आपको केवल सूर शब्द मिले, सूर शब्द तो समझिएगा सूरदास के द्वारा लिखा गया है। और पाठ का नाम क्या है? सूर सागर है। सूर सागर, सूर सागर। तो पाठ का नाम हुआ सूर सागर और किसने लिखा है? सूरदास ने। तो इन कुछ शब्दों को देख के आप पहचान कर सकते हैं गद पाठ का नाम और लेखक का नाम। यह था इसका ट्रिक। अब देखिए ये आपके सामने अगला है। अब संस्कृत से संबंधित संदर्भ और हिंदी में अनुवाद पूछता है। देखिए आप जब इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद यदि आपको नगरी मिल जाता है, नगरी, ठीक है, संगम स्थली, इस तरह कुछ शब्द मिलता है तो वहाँ पे तुरंत आप याद रखिए कौन सा होता है वहाँ पे? वाराणसी नामक पाठ याद रखिए। क्या याद रखना है? वाराणसी नामक पाठ आपको याद रखना है। इसको जरूर आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगला देखिए कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए जब भी आप इस तरह पढ़ेंगे और कहीं पे ये शब्द आपको मिल जाएगा, जिस पद्यांश में आपको ये शब्द मिलेगा किस्विंद, ये शब्द मिलेगा, तुरंत आप याद रखिएगा कि इसका ट्रिक क्या है? जीवन सूत्राणी। क्या ट्रिक है? जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी। ठीक, यही आपको याद रखना है। सिर्फ ये चीज मिल जाएगा किस्विंदा, तुरंत आप पाठ का नाम जीवन सूत्राणी लिख दीजिएगा। यानी संदर्भ लिखने का तरीका आपको बार बार बताएं, आप संदर्भ लिखना जानते होंगे। तो यहाँ पे बस ये ट्रिक आपको बताने वाले हैं पाठ का नाम, तो ऐसे आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये था आपको गद्यांश संस्कृत का हो गया, हिंदी का गद्यांश पद्यांश सभी का ट्रिक बता दिए। इन सभी पेपरों को पढ़ के आप जरूर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, इसलिए कि आपके पास उतना समय नहीं रह गया है कि पूरा आपको व्याख्या बताया जाए। यदि व्याख्या देखना है तो प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। अनेक सभी पेपर के बारे में आपको व्याख्या सहित हल करवाया गया है। ठीक है, आपका अगला पेपर है हिंदी का। यहाँ एच ए पेपर का सेट क्या है? HA है। चलिए इसके सभी प्रश्नों को बता देते हैं। ये इसके कुछ निर्देश हैं, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हर पेपर में आपको बता दिए इसलिए यहाँ पे नहीं बताएंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ देखते हैं कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो देखिए शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल जी होते हैं, लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है, तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के लेखक है, यानी कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका क्या है कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो सिंदूर की होली के नाटककार जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, रूस में 25 मास यात्रावृत्ति के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। रूस में 25 मास यात्रावृत्ति के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन है। अगला प्रश्न देखिए, माटी हो गई सोना संस्मरण में लेखक के नाम बताना है। तो इसमें संस्मरण में लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। देखिए अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा कि रीति काल को अलंकृत काल जो किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो कवि प्रिया जो है ये नहीं है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 7वां का। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। देखिए आपके सामने 8वां नंबर है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो इसमें से भारतेंदु युग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए,
1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया था? तो तार सप्तक कब किया गया था इसका प्रकाशन? 1943, ये जरूर याद रखिएगा। तार सप्तक का संपादक किसने किया था, ये आपको आना चाहिए। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि राम की शक्ति पूजा की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर का है, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त में कौन सा रस है? तो जब भी इस प्रकार से वाक्य पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा हास, यानी कि आप हंसते हुए पढ़ेंगे इसको। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? हास से रस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए मानो, जनु, जानो ये शब्द आता है तो समझ लीजिएगा वहाँ पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त में आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। इसमें जो छंद है आपका सोरठा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर के प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए अनु शब्द का प्रयोग किसमें नहीं किया गया? अनुकरण में किया गया है, अनुशासन में किया गया, अनुवाद में किया गया है, लेकिन अनुतीर्ण में नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास, इसमें बताना है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पे नीलकंठ में आपका जो समास होगा बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का जो पर्यायवाची होता है नीरद, अम्बुद, जलद होता है, लेकिन जलज जो होता है बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप याद भी रख सकते हैं कि जैसे द है, देखिए यहाँ द प्रयोग किया गया है, तो इससे आप याद रख सकते हैं इसको कि बादल में आपका ये सब पर्यायवाची में होता है, लेकिन जलज में ज आ जा रहा है, इसलिए इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप में क्या होता है? तो एक वचन रूप में तोया हो जाता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप जो होता है तोया होता है। अगला प्रश्न बताएं, आधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आधी आई और हम घर भाग गए, इसमें दो वाक्य आ जा रहे, आधी आई और उसके बाद और हम घर भागने लगे। इसमें जो होता है मिश्रित वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होगा? सॉरी दोस्तों, संयुक्त वाक्य होता है। इसमें कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो इसमें संयुक्त वाक्य आपका प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। आपको इसमें कौन सा वाच्य प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखिए आप क्या बताएंगे, यहाँ पे पहले इसको ध्यान से पढ़िए। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति संदेश दिया, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध क्या है? कर्ता। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता, और कर्ता की प्रधानता को क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की, और भाववाच्य में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है। इसको जरूर याद रख के जाएगा, बार बार ये चीज बता रहे हैं आपको। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, यानी कि अचानक को बताना क्या है। तो देखिए संज्ञा तो होगा नहीं, सर्वनाम तो होगा नहीं, और क्रिया भी नहीं होगा। तो देखिए अचानक जो होगा ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे खंडवा के आपको गद्यांश पहचानने का ट्रिक बताने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला गद्यांश है, यहाँ पे आपको ये बता चुके हैं कि कुसंग आ गया है, तो तुरंत आप पहचान लीजिएगा कि कुसंग जो है मित्रता नामक पाठ हो जाएगा, और इसके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। तो इसको एक गद्यांश को आप समझ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। जब इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो चलिए अगले पेज पे भी चलते हैं।
जब इसको पढ़ते हुए आएंगे पद्यांश को, तो यहाँ पे देखिए सूर मिला ना, तो सूर से भी बताएंगे, जब सूर मिल जाए तो समझिएगा सूरदास जी ने लिखा है और पाठ का नाम सूर सागर है। इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। तो दो में से एक ही करना रहता है, तो एक का ट्रिक बता रहे हैं, इसको पहचानने आना चाहिए। अगला देखिए आपको पता है अभी कि जब इस संस्कृत वाला रहेगा और इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, तो यहाँ पे यदि आपको शब्द मिल जाएगा वाराणसी या नगर, इस तरह कुछ शब्द मिलता है, तो समझ लीजिए किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इस तरह ट्रिक लगा के इसको पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। वही जब भी आपको किस वित्त आपको बोल रहे हैं कि इस प्रकार से शब्द आपको मिल जाएगा जिसमें, तो समझ लीजिएगा उस पाठ का नाम जीवन सूत्राणी पाठ से लिखा गया है ना, तो इस तरह पाठ का नाम इसका पहचान कर सकते हैं। जब आप पाठ का नाम पहचान कर सकते हैं तो उसका हिंदी में संस्कृत में संदर्भ भी लिखना, आप आसानी से उसका संदर्भ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रिक। इसके बाद के जो जितने भी प्रश्न है, इस तरह मुक्ति दूत हुआ, ये सब प्रश्न आपको करा चुके हैं। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक जिससे आप पाठ का नाम याद कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न था जो आपके पेपर में डायरेक्ट छपेगा, तो वो सभी प्रश्नों को करा दिए होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार करके चले जाइए, आपको 100% सभी प्रश्न आपको यही जो पेपर करा है इसी में से आने वाला है। ठीक है, तो आपका ये लास्ट वीडियो था आपका ये, अब इसके बाद हिंदी का कोई वीडियो नहीं आने वाला है। तो आप पेपर अच्छे से देने जाइए। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।